शर्मा जी सुबह से 3 कप चाय पी चुके और कम से कम 10 बार साहिल को डांट चुके हैं जल्दी से प्राची के घर जाने के लिए। दरअसल सुबह से ही बड़े बेचैन हैं क्योंकि आज उनकी बेटी प्राची शादी के बाद पहली बार घर आने वाली है पग फेरे की रस्म के लिए। वैसे शर्मा जी आज जैसे लग रहे हैं ना, कल उनकी स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। बेटी की शादी के बाद कितनी ही देर तक पीछे की कुर्सियों में छिपे हुए सिसकते रहे, क्योंकि मर्द रोते नहीं ना। हमेशा से यही सोचते थे कि बेटी की शादी के बाद पैर फैलाकर निश्चिंत होकर सोऊंगा। दरअसल पिछले 6 महीने से जब से प्राची का रिश्ता पक्का हुआ था, एक पल का भी कहाँ चैन पाया था। रिश्ता ही क्यों, बल्कि तब से जब से उन्हें ये महसूस हुआ कि अब उनकी बेटी भी बड़ी हो गई है और उन्हें उसकी शादी जल्द ही करनी है और उसके लिए लड़का देखने का समय आ गया है। पहले तो बेचारे इसी चिंता में रहे कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए, बिना दहेज की मांग वाला। आज के समय में अच्छा लड़का और वो भी बिना दहेज, ये तो एक सपना सा ही है। पर खुशकिस्मती से उन्हें ऐसा लड़का मिल भी गया। लेकिन समाज को दिखाने का जो ये चलन है, उसके हिसाब का खर्च भी तो चाहिए, जिसमें किसी को मिलना मिलाना कुछ नहीं, बस पैसा बर्बाद करना है। फिर उसके लिए चाहे रिश्तेदारों से मांगना पड़े, जो पहले ही से इस बात से सहमे से हैं, ये सोचकर अरे इनकी बेटी तो बड़ी हो गई है, शादी के लिए कोई मदद ना मांग लें, इसलिए उनसे पहले ही दूरी बना लो। मेल तो बेटे वालों से मेल रखो, क्योंकि उनके बेटे की शादी में रिश्तेदारों के लिए कुछ तो आएगा ही। या फिर बैंक से कर्ज लेना पड़े, जिसे चुकाने के लिए शायद बच्ची ही उम्र भी कम पड़ जाए। कोई उपाय नहीं तो घर को गिरवी रखकर पैसे लो, मतलब दिखावे के लिए सब कुछ करो, चाहे परिणाम जो भी हो। पैसों का जुगाड़ होने के बाद उसका सही इस्तेमाल करने की चिंता में शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी पिछले 6 महीनों से रात को सो भी नहीं पा रहे थे। शर्मा जी इन मसलों पर अधिकतर खामोश ही रहते थे, पर उनकी पत्नी सोचती थी कि शायद कुछ बात करें तो चिंता कम हो। पर कभी कभी बात होती भी थी और कभी कभी शर्मा जी टीवी चलाकर उसे देखने का बहाना करते थे, भले ही वो आराम कुर्सी पर बैठकर शादी की उलझन में घंटों सिगरेट सुलगा रहे हों। शादी का दिन भी आ ही गया। शादी में इतना खर्च करने वाले शर्मा जी ने अपने लिए शादी में पहनने के लिए अपना पुराना सूट ही चुना, क्योंकि उनके हिसाब से उनके कपड़े कौन देखेगा। और भी बहुत कुछ है देखने को। घर में तरह तरह के पकवान बने हैं, पर शर्मा जी तो कुछ खा नहीं सकते। सुबह से व्रत है, कन्यादान जो करना है। डायबिटीज़ के मरीज भी हैं और अपनी दवाई लेना तो भूल ही गए। प्राची ने तो लेकिन अलार्म लगाया हुआ है ना पापा को, 1 गिलास दूध और 2 केले के साथ, इसी शर्त पर दवाई देकर आई है कि 10 मिनट में वो खा लेंगे। शाम होने लगी और शर्मा जी की घबराहट बढ़ रही थी। रह रहकर माथे पर फरवरी के महीने में भी पसीना आ रहा था। बारात द्वार पर आ चुकी थी और शादी स्थल लाइट से जगमगा रहा था। जैसे जैसे बाजे की आवाज़ तेज आनी शुरू हुई, घबराहट भी बढ़ना शुरू हो गई। जैसे जीवन का ये पहला और आखिरी इम्तिहान हो, और अगर कोई गई तो उसकी भरपाई मुश्किल है। आखिरकार बारात आ गई। मेहमानों की संख्या देखकर ही उनके हाथ पांव फूल गए। धीरे से अपने घर के लोगों और रिश्तेदारों के बीच गए और निवेदन करके आए, कृपया बारात के बाद खाना खाने जाएं, इज्जत का सवाल है। बाराती कुछ ज़्यादा से जान पड़ते हैं, आप लोग तो घर के हैं, समझ सकते हैं। घर के लोग तो ज़रूर समझ गए, पर रिश्तेदार वो कहाँ समझने वाले थे। उनका तो एक ही उसूल, लिफाफा दिया है तो खाएंगे भी, बारात के बाद ख़त्म हो गया तो। फिर भी खाने पीने का कार्यक्रम अच्छी तरह हो गया। अब बारी आई कन्यादान की। सही मायने में तो शर्मा जी और उनकी पत्नी अब समझ पा रहे थे कि बेटी का दान भी तो करना है। अभी तक तो बस बाकी तैयारियां कर रहे थे, एक बोझ की तरह। इसलिए दोनों के आंसू नहीं रुक रहे थे। जिस बेटी को बचपन से खुद से दूर नहीं होने दिया, यहाँ तक कि दूर रहने के डर से उसे पढ़ने के लिए दूसरी जगह भी नहीं भेजा, उसे एक पल में कैसे सौंप दें अनजान के हाथों में, जिन्हें केवल कुछ महीनों पहले से ही तो जानते हैं। कैसे रह पाएंगे उसके हाथ की बनी सुबह की चाय के बिना और उसकी सूरत देखे बिना। कैसे वो बेटी अपनी इच्छाएं और ख्वाहिशें उन अजनबियों को बता पाएगी, या वो लोग उसे समझ पाएंगे। इसी कश्मकश में उन्होंने बहते हुए आंसुओं की धारा के साथ अपनी कन्या का दान भी कर दिया। और अब सबसे मुश्किल घड़ी जो आने वाली थी, इसलिए वो दूर सबसे पीछे वाली कुर्सी पर छिपकर बैठ गए रोने के लिए। शायद एक पिता को एक आत्मग्लानि भी होती है कि क्या वो इतना मजबूर है जो अपनी बेटी को साथ नहीं रख सकता और उसके लिए, उसके रहने के लिए उसे नया घर ढूंढना पड़ा।
शर्मा जी भी इस आत्मग्लानि में थे जब तक उन्हें आवाज़ लगाई गई, क्योंकि घर के लोग सब जगह शर्मा जी को ढूंढ रहे थे और वो एक कोने में अपने आंसू को छुपाए बैठे थे। अब विदाई की घड़ी आ चुकी थी और प्राची अपने पापा से एक बार गले मिलना चाहती थी, पर शर्मा जी ने इस डर से कहीं गले लगने से उनका नियंत्रण ना खो जाए, प्राची के सर पर हाथ रखकर वहाँ से जैसे ही मुड़ने लगे, प्राची ने उन्हें जोर से खींच लिया और वही हुआ जिसका शर्मा जी को डर था। वो खुद को रोक ही नहीं पाए और दोनों ऐसे बहुत देर तक एक दूसरे के आंसू पोंछते रहे और रोते रहे, जब तक प्राची के ससुर ने शर्मा जी को आकर वही लाइन नहीं कही जो हर विदाई में कही जाती है, आप चिंता ना करें, हम बहू नहीं बेटी की तरह रखेंगे प्राची को। पर अब विदा तो करना ही था और प्राची विदा हो गई। घर पहुंचकर सब रिश्तेदार लगभग जाने की तैयारी करने लगे और प्राची की मम्मी उन्हें भेजने की कपड़े, मिठाई और गिफ्ट वगैरह के साथ। वहीं शर्मा जी के पास तो जैसे आज कोई काम ही नहीं था। बेटे की विदाई क्या हुई, सब खत्म, मन से भी और धन से भी। शाम तक एक एक करके सभी रिश्तेदार जा चुके थे और उनके साथ जा चुकी थी घर की रौनक और चहल पहल भी। अब तो घर जैसे भाएं भाएं करके खाने को आ रहा है। घर में बाकी के लोग भी तो हैं, बेटा साहिल और छोटी बेटी निधि, पर आंखें तो बस प्राची को ही ढूंढ रही हैं। रात होते होते सारी भावनाएं फिर से आंखों में आ गई। पहले सोचा बेटी को फ़ोन करें, पर यह सोचकर रह गए कि कहीं नए घर में रीति रिवाजों में लगी होगी और बात करने की स्थिति में भी होगी या नहीं, और फिर अगर उसे एहसास भी हो गया अपने पापा की हालत का तो बेवजह परेशान हो जाएगी। इसी उलझन में रात के खाने का समय हो गया, लेकिन अब भूख किसे, बड़ी मुश्किल से 2 रोटी खा पाए, वो भी प्राची को फ़ोन करके बताने के डर से जो उनकी पत्नी ने उन्हें दिया। रात को बिस्तर पर लेटकर जहाँ थकान की मारी नींद आंखों में भरी थी, पर वहीं बेटी को याद उन्हें सोने नहीं दे रही थी। पूरी रात शर्मा जी और उनकी पत्नी ने रोते रोते ही बिता दी और आसमान में जरा सा चांद ना होते ही फट से उठ बैठे कि आज बेटी घर आएगी जिसे कल ही तो विदा किया था। उन्हें लग रहा था जैसे साल बीत गए हों और उसकी शक्ल देखी भी। साहिल प्राची को लेकर आ गया था। यह सुनते ही शर्मा जी गेट के पास पहुंच गए। बस इतना ही पूछ पाए, कैसी है बेटी, ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं हुई। फिर दोनों फफक फफक कर रो पड़े। बहुत कोशिश की अपने आंसू रोकने की, पर अब ये मुमकिन नहीं था। इन सब में कुछ भी तो नया नहीं हुआ शर्मा जी के साथ। ऐसा तो शायद हर बेटी के पिता के साथ होता है, पर उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जो इन सब के बाद भी अपनी बेटी को खुश ना देख पाएं या उसे दहेज जैसी चीज़ों के लिए रोता पिटता हुआ देखते हों। पहले मुझे लगता था कि शायद शादी अगर सबसे मुश्किल लड़की के लिए होती है, पर अब लगता है कितनी गलत थी मैं। सबसे मुश्किल तो ये उन माँ बाप के लिए है जिनकी बेटी भी गई, घर की दौलत भी गई और शायद हिस्से में कुछ आया तो वो है कर्ज जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए लिया। और वो दुख, वो चिंता, वो तड़प, वो एहसास जिसे कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, उम्मीद है ये अति संवेदनशील कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी पढ़ते पढ़ते मैं खुद भावुक हो गई कई बार। बड़ा ही कड़वा सच है ये। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस कहानी को शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपनी भावनाएं लिखकर व्यक्त करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।